हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो चलिए आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू दैट। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर आज के न्यूज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। PM स्कीम 400 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट गेट्स अप्रूवल। ओके, दूसरा है यहाँ पे इजराइल बॉम्बिंग सीरिया। तीसरा है यहाँ पर गुजरात बर्नी ग्रासलैंड्स रेडी फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ चीताज बाय ईयर एंड। ये तीन न्यूज जो है वो महत्वपूर्ण है। पहला हो गया यहाँ पर कि जो है PM स्कीम फॉर 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स गेट अप्रूव, जो कि धन धान्य कृषि योजना है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। इसराइल के द्वारा बॉम्बिंग किया गया सीरिया के ऊपर। अब ये पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या कॉजेज है, वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और तीसरा यहाँ पर है कि गुजरात के बर्नी ग्रासलैंड जो है वहां से रेडी है ट्रांसलोकेशन के लिए चीता इस साल के अंत तक। तो आइए देखते हैं, जो हम पहले न्यूज पर आते हैं सबसे पहले PM स्कीम। 1 सेकेंड। PM स्कीम फॉर 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट गेट्स अप्रूवल, यानी जो है PM स्कीम यानी प्रधानमंत्री योजना के तहत 100 जिलों यानी 100 एग्रीकल्चरल जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे क्या मिल चुका है, वहां अप्रूवल मिल चुका है। अब देखना है आगे कि यहाँ पे और क्या क्या जो है डेवलपमेंट होंगे इससे संबंधित, स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के क्षेत्र में कौन से महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे द यूनियन। 1 सेकेंड। हाँ, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, अ स्कीम टू डेवलप 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ 36 स्कीम ऑफ 11 मिनिस्ट्रीज। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है, जो कि 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से 100 कृषि जिलों को विकसित करने की क्या है बच्चों, यहाँ पर ये योजना है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपको फोकस करना है वो ये है कि जो धन धान्य योजना हम देख रहे हैं यहाँ पर कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है और इसमें 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के अभिसरण यानी कन्वर्जेंस है, जिसमें कि 100 जिलों को क्या करना है, यहाँ पर टारगेट करना है, लक्षित करना है या वहां पर इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, धन धान्य कृषि योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये आपके प्रीलिम्स, ये ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो, है ना। ये आपके प्रीलिम्स के साथ साथ आपकी मुख्य परीक्षा के लिए भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको इस पे क्या करना है, थोड़ा बहुत जो है ध्यान रखना है कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हुई है ना। अब देखेंगे यहाँ पर कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि इस योजना का परिव्यय प्रति वर्ष 24,000 करोड़ रुपीस है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस चालू वित्त वर्ष से शुरू होकर 6 वर्षों के लिए इसे लागू किया जाएगा। सो बेसिकली ये स्कीम कब से कब तक के लिए, द स्कीम हैज एन आउटले ऑफ 24,000 करोड़ पर ईयर, सेड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, एडिंग दैट इट वुड बी द इम्प्लीमेंट फॉर 6 ईयर बिगनिंग विद द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो अभी हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वहां से ये क्या होगा, शुरू होगा और ये लगभग 6 सालों तक यानी 6 वर्षों तक ये लागू रहेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं कृषि धन धान्य योजना के तहत। द डिस्ट्रिक्ट प्लान्स। 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ देखिएगा, the district plans will be aligned to the national goals of crop diversification, conservation of water and soil health, self-sufficiency in agriculture and allied sector, as well as expansion of natural and organic farming. ऑफिशियल स्टेटमेंट से एक आधिकारिक जो बयान में कहा गया कि जिला योजनाएं फसल विविधीकरण, जल और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के साथ साथ प्राकृतिक और जैविक खेती के विस्तार के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों के ये क्या होंगी, अनुरूप होंगी। ये आपको ध्यान रखना है। इट मीन्स कि इसके बारे में जो आपके लिए महत्वपूर्ण बात ये है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो दैट इज कि ये जो है जिला योजना यानी डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्लान्स
चल रहे हैं, उसके अलावा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो गया, उसके अलावा क्रॉप और जो है वाटर को लेकर के जो है सॉइल हेल्थ है ना, उसके अलावा जो अलाइड जो प्रोग्राम्स है विच इज अलाइड विद द एग्रीकल्चर, तो उसके अनुरूप इसको क्या किया गया है, बनाया गया है और डेवलप किया गया है इस प्रोग्राम को, ताकि हम लोग इसमें क्या कर सके, बेहतर परफॉर्म कर सके। अब आइए इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखेंगे कि और क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। द प्लान्स विल बी बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव कंसल्टेशन एंड अंडरस्टैंडिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड अलाइड एक्टिविटीज एज पर एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस। कमिटीज विल बी सेट अप एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स फॉर देयर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, है ना। ये योजनाएं जो हैं, ये बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, व्यापक परामर्श और कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुसार फसल पैटर्न और संबद्ध गतिविधियों के समझ पर क्या है, आधारित होगी। इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी, ठीक है। The 100 district will be selected on the basis of 3 parameters: low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. At least one district from each state will be selected. देखिए, आपके माइंड में एक प्रश्न चल रहा होगा कि जो यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई हम 100 जिलों का चयन करेंगे, तो आखिरकार व्हाट इज द पैरामीटर्स ऑफ दीज 100 डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए, इन 100 जिलों का चयन 3 मापदंडों पे आधारित किया जाएगा। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी हो, कम उत्पादन हो यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर है मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मानदंडों के आधार पर इसको किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिले का चयन तो किया ही जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यानी ऐसे एरियाज में, ऐसे क्षेत्र में जहां पर जो पैरामीटर्स है, तो इसके 3 पैरामीटर्स है बच्चों जो आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट थिंग इज दैट इज लो प्रोडक्टिविटी, दूसरा यहाँ पर मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है, और बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे स्पेशली इस योजना को लागू करने में। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको किसी भी एरियाज में, जैसे मान लीजिए कहीं पे क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा खासा है, ठीक है, और वहां पर हम कहेंगे कि वहां पे कृषि धन धान्य योजना लागू होगी, नहीं। वैसी जगह पर जहां पे जो डेटा जो है, एज पर द डेटा, कि वहां पर परफॉर्मेंस लो परफॉर्मेंस रहा हो, है ना, प्रोडक्शन के मामले में। उसके अलावा जो मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी हो, यहाँ पर बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स हो, तो ये सब चीजें यहाँ पर क्या है, देखी जाएंगी, ताकि यहाँ पर ये योजना क्या हो सके, लगाई जा सके या यहाँ पर लागू की जा सके, ठीक है। चलिए, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द कृषि धन धान्य योजना। अब आते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट न्यूज पर, ठीक है। इजराइल बॉम्बिंग सीरिया, ये न्यूज चर्चा में रहा, चूंकि आप सबको पता है कि अभी हाल फिलहाल में हम लोग क्या देख रहे थे कि इजराइल जो है और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बट अचानक से यहाँ पर सीरिया पर बॉम्बिंग करना, ये क्या था भाई जो कि न्यूज में रहा, और ये क्यों हुआ, इसके बारे में आइए देखते हैं कि वाई इजराइल बॉम्बिंग ऑन सीरिया, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे, इजराइल लॉन्च्ड मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स ऑन दमिश्कस एंड सुवाइदा, जो एक जगह है सुवाइदा इन सीरिया, साइटिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रूज माइनॉरिटी, ये ध्यान रखना है, triggering condemnation of from Syria over what is called as the flagrant assault on its sovereignty। इजराइल ने सीरिया पर क्या किया, सीरिया में दमिश्क और सुवेदा पर कई हवाई हमले किए, ठीक है ना, जिसमें कि उसने ड्रूज अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का हवाला दिया है, जिसकी सीरिया ने निंदा की है, और इसे अपनी संप्रभुता पर घोर क्या बताया कि ये अटैक, मतलब बोला कि आपने जो किया है दिस इज नॉट राइट। और सीरिया ने ये अटैक करने का जो रीजन बताया कि ड्रूज जो माइनॉरिटी है उन पर जो है खतरा था, जिसके कारण उस इजराइल ने सीरिया पर अटैक किया। अब आइए इसको थोड़ा सा और हम लोग इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला और क्यों इजराइल ने सीरिया पर अटैक किया, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर, हाँ आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो सबसे पहले जगह को देख लीजिएगा कि कौन सी जगह पर जहाँ पे बात हो रही है। देखिए बच्चों, ये रहा सीरिया, और अभी हमने बताया कि सीरिया के कहा, दमिश्कस, है ना, दमिश्कस जो है वहां पर अटैक हुआ। और यहाँ पे जो मेन जगह है सुवेदा, यहाँ आप देख सकते हैं सुवेदा। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको, अगर आप इसका लोकेशन अगर देखना चाहें, तो सुवेदा जो है दिस इज नियर अबाउट गोलन हाइट्स ऑल्सो, है ना, और इजराइल ये रहा यहाँ पर। और कहीं ना कहीं से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है जियो पॉलिटिकल रूप से भी आप देखेंगे क्या कि इसका एक अपना इंपॉर्टेंस है। तो सुवेदा पे अटैक करना या दमिश्कस पे अटैक करना इजराइल के द्वारा, क्या यहाँ पर इसके पीछे किसी अन्य अंतर्निहितों को दर्शा रहा है। तो आइए देखते हैं कि अबाउट इजराइल बॉम्बिंग सीरिया के उसमें हम देखेंगे।
तो पूरा मामला क्या है भाई, तो ये देखेंगे यहाँ पर। हाँ, इजराइल ने ड्रूज बहुल क्षेत्र सुवेदा में हिंसक झड़पों के बीच दक्षिणी सीरिया और दमिश्कश सैन्य अभियान तेज कर दिया है। इजराइल हैज इंटेंसिफाइड मिलिट्री ऑपरेशन अक्रॉस साउदर्न सीरिया एंड दमिश्कर एमिड्स वायलेंट क्लैशेस इन सुवेदा अ ड्रूज मेजोरिटी रीजन। ये क्या है आपको, ड्रूज मेजोरिटी रीजन है यहाँ पर, जहाँ पे ज्यादातर ड्रूज अल्पसंख्यक जो है वो यहाँ पर रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये हमले ड्रूज मिलिशिया, सुन्नी बेडोइन और सीरियाई सुरक्षा बलों के बीच सांप्रदायिक झड़पों के बाद शुरू हुई थी। मींस ये जो स्ट्राइक हुए हैं तो ये ट्रिगर्ड हुए हैं कब, तो बेसिकली दिस स्ट्राइक के संदर्भ में अगर देखेंगे यहाँ पर, हाँ जी, इसके संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे तो द स्ट्राइक वेयर ट्रिगर्ड बाय द जो है सेक्टेरियन क्लैशेस बिटवीन ड्रूज जो है मिलिशियाज, सुन्नी बेदुइन्स और सीरियाई सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। तो एक तरह से देखिए जैसे होता क्या है कि सभी देशों में अलग अलग मूल के लोग हैं या अलग अलग जो है वहां पे समुदाय के लोग रह रहे होते हैं। तो कई देशों में ऐसा होता है कि आपसी झड़प हो गया या आपसी क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, लेकिन ऐसे में किसी अन्य देश का उस मामले में आकर के कि भाई हम इनका सपोर्ट करते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम बॉम्बिंग ऑन सीरिया, ये कहाँ तक सही है ये भी देखा जाएगा यहाँ पर, है ना। तो बेसिकली ये ड्रूज कौन है जिनके लिए इजराइल ने अटैक किया है, तो आइए देखिए इनके बारे में, ड्रूज के बारे में। हाँ जी, हु आर ड्रूज, ठीक है ना। द ड्रूज आर एन अरबिक स्पीकिंग एथनो रिलीजियस ग्रुप विथ रूट्स इन शिया इस्लाम थ्रू देयर बिलीव्स आर यूनिक एंड सेक्रेटिव, ठीक है ना। यानी इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये ड्रूज जो है अरबी भाषा जातीय धार्मिक समूह है जिसकी जड़ें शिया इस्लाम में है, और हालांकि इनकी मान्यताएं बहुत ही अनोखी और बहुत ही पवित्र कह सकते हैं। पॉपुलेशन 1 मिलियन ग्लोबली, यानी विश्व स्तर पर ये 10 लाख है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहां पर है बच्चों, सीरिया में है, लेबनान में है, इजराइल और गोलन हाइट्स। इसका मतलब है कि जो ड्रूज हैं उनके बारे में देखा जाए तो ये ऑलरेडी कहां पर है, ये इजराइल में भी है। सबसे ज्यादा आबादी इनकी कहां पर है, सीरिया में है, लगभग 50% के आसपास में। देन ये लेबनान में है, इजराइल में है और गोलन हाइट्स में। जैसा कि आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं, इस मैप से आपको और भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा और जानकारी मिल जाएगी यहाँ पे। तो अभी मैंने आपसे यहाँ पर बताया था कि ये ड्रूज जो है ये कहाँ कहाँ पर है, तो ड्रूज लेबनान में है, इजराइल में है, गोलन हाइट्स में है और सीरिया में है। और सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास में कहाँ पर है, तो ये रहते हैं यहाँ पर आपको सीरिया वाले क्षेत्र में है, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर, हम लोग देखेंगे इससे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण बातें। हाँ जी, तो ये आपने देखा यहाँ पर कि पूरे विश्व में इनकी 10 लाख आबादी है। ड्रूज यानी कॉजेज बिहाइंड द इजराइल बॉम्बिंग, ड्रूज बेडोइन संघर्ष। यहाँ पे बिगन विद द किडनैपिंग, ये हुआ क्या था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ स्टार्ट हुआ था, तो बिगन विद द किडनैपिंग्स एंड एक्सकेलेटेड इनटू द फुल फ्लैश्ड बैटल इन्वॉल्विंग सीरियन फोर्सेस। ड्रूज बेदोइन क्लैशेस हुआ था यहाँ पे, सैनिकों ने हस्तक्षेप किया और कथित तौर पर ड्रूज नागरिकों को निशा बनाया, जिसके बाद इजरायली प्रतिक्रिया हुई। यानी यहाँ पे ड्रूज और बेदोइन के बीच में क्लैशेस हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके बाद सीरियाई सेना ने क्या किया, हस्तक्षेप किया, लेकिन सीरियाई सेना ने हस्तक्षेप करके ड्रूज नागरिकों को क्या किया, टारगेट किया। तो यहाँ पर इस टारगेट के बीच में आ जाता है कौन, यहाँ पर इजराइल, और इजराइल ने इसको ध्यान में रखते हुए अटैक किया। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम लोग देखेंगे कुछ और बातें यहाँ पे। इजरायली स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है इसमें, है ना, क्या क्यों मतलब कौन सा है रणनीतिक या फिर क्या कारण है जो इजराइल इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। तो सबसे पहले क्या, प्रिवेंट इस्लामिस्ट ग्रुप्स एंड प्रो ईरान फैक्शंस जो है फ्रॉम गेनिंग ग्राउंड इन साउदर्न सीरिया, खास तौर से दक्षिणी सीरिया में इस्लामी समूहों और ईरान समर्थक गुटों के पैर जमाने से रोकना, कि इनको रोका जाए। क्रिएट अ बफर जोन नियर गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स के पास एक बफर जोन क्या करना, बनाना। गेन इन्फ्लुएंस अमंग सीरियन माइनॉरिटीज पोस्ट असद रिजाइम फॉल इन 2024 में असद के शासन के पतन के बाद सीरियाई अल्पसंख्यकों के बीच प्रभाव हासिल करना, यानी कि सीरिया में जो लोग भी माइनॉरिटीज ग्रुप के हैं उनके बीच में क्या करना, अपना प्रभुत्व जमाना, ये मेजर गोल है किसका, यहाँ पर इजराइल का।
अब देखते हैं जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, सुवैदा लाइज एट द क्रॉसरोड्स ऑफ द सीरिया, जॉर्डन एंड इजराइल, मेकिंग इट्स वाइटल फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी ऑल्सो। द रीजन इनस्टेबिलिटी थ्रेटन्स रीजनल पीस एंड एनेबल्स फॉरेन इंटरवेंशन, यानी सुवेदा जो है वो सीरिया, जॉर्डन और इसराइल के चौराहे पर स्थित है और इसे सीमा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बना देता है। इस क्षेत्र की अस्थिरता क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है और विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। देखिए जो भी एरियाज जहाँ पे जो है इनर मतलब कोई भी ऐसा एरिया या क्षेत्र जहाँ पे क्या हो शांति नहीं हो या फिर कहीं ना कहीं से अगर वो डिस्टर्ब है, तो इसका जो बेनिफिट्स होता है बच्चों वो कौन ले जाता है? तो इसका बेनिफिट्स जो है वो जो आउटसाइडर्स होते हैं या फिर फॉरेन इंटरवेंशन को वो क्या करता है, वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उसको वो इनविटेशन दे रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि सीरिया का सुवेदा पे अटैक करना या फिर सीरिया के सुवेदा पर आक्रमण किया जाना इजराइल के द्वारा, ये बेसिकली उसके अपनी निहित भी हैं, अपने स्ट्रैटेजिकल पॉइंट्स हैं, जिससे वो चाहता है कि अपनी स्थिति जो साउदर्न सीरिया है वहां पर क्या करें, मजबूत करें। तो ये कारण रहे आपको सीरिया पर अटैक के। तो चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर अगले न्यूज पर। So now come to the next, that is Gujarat's bunny grasslands ready for translocation of cheetahs by year end। यानी गुजरात के बनी ग्रासलैंड्स जो हैं वो रेडी हैं ट्रांसलोकेशन के लिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि क्या है ये न्यूज। अर्लियर चीताज हैव बीन रीलोकेटेड टू गांधी सागर सैंक्चुरी ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क। इससे पहले चीतों का कूनो राष्ट्रीय उद्यान से मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया गया था। ये आप देखेंगे यहाँ पे कि ट्रांसलोकेशन होता रहा है, ठीक है ना। अदर पोटेंशियल साइट लिस्टेड ऑन द एक्शन प्लान फॉर द चीता इंट्रोडक्शन, गुरु घासीदास, यहाँ देखेंगे गुरु घासीदास नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़, दुबड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संजय नेशनल पार्क बागडोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इन एमबी, डेजर्ट नेशनल पार्क है आपको, शाहगढ़ ग्रासलैंड इन राजस्थान एंड कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी क्या है, कुछ प्लान है जहां पर चीता को लाने के लिए अलग जगह ट्रांसलोकेशन के प्लान बनाए जा रहे हैं। जैसे कि गुरु घासीदास आप देख सकते हैं यहाँ पे नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके अलावा डुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, संजय नेशनल पार्क है। तो चीता को लाने जाने की कार्य योजना में जो अन्य सूचीबद्ध संभावित स्थल है वो जहां से ट्रांसलोकेशन हो सकता है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे अबाउट बनी ग्रासलैंड के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, दिस इज अ यूनिक सॉल्ट टॉलरेंट ग्रासलैंड इकोसिस्टम। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक अद्वितीय नमक जो है यानी कि यूनिक सॉल्ट टॉलरेंट जो है ये मैदान पारिस्थितिकी तंत्र है। एशियाज लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड विच हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द सी ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज, एशिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण समुद्र से उभरा है ना। तो आपने देखा बन्नी ग्रासलैंड के बारे में कि भाई वहां पे भी क्या हो रहा है, चीता का ट्रांसलोकेशन आप देखेंगे यहाँ पे। तो एक बड़ा ही यूनिक इसका फीचर है बन्नी ग्रासलैंड के बारे में कि गुजरात के कच्छ जिले में है और बेसिकली ये क्या है, ये सॉल्ट टॉलरेंट ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। ये एशिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण समुद्र से उभरा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये रीजन आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग की, चूंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, ये न्यूज जुड़ा हुआ है प्रोजेक्ट चीता से। अब प्रोजेक्ट चीता क्या है भाई, तो आइए देखते हैं। लॉन्च किया गया था इसको 2022 में फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ अफ्रीकन चीताज इनटू इंडिया, कुनो नेशनल पार्क फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। यानी नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीकी चीतों का भारत के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करने के लिए 2022 में इसको शुरू किया गया था। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी, एनटीसीए जो है ये इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी जो है परियोजना चीता के कार्यान्वयन की देखरेख, मूल्यांकन और सलाह देने में जो है एनटीसीए द्वारा 2023 में स्थापित किया गया था। established by NTCA in 2023 to oversee, evaluate and advise on implementation of project चीता। तो चूंकि ये क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट चीता। तो प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी ये इसमें इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है बच्चों, जो कि जिसके थ्रू ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन है।
अच्छा, अब इसके बारे में अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट चीता ये 2022 में लॉन्च किया गया था और मेनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जो है और जो है आपको यहाँ से क्या कहते हैं नामीबिया, वहाँ से चीते जो हैं वो कहाँ लाए गए थे? भारत में लाए गए थे। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चाहे लायन हो जाए, चाहे चीता हो जाए, इन सब का क्या है, इनका अपना इम्पोर्टेंस है, अपना महत्व है। तो जो भी प्रोजेक्ट बेसिकली चलाए जा रहे हैं ना, इन प्रोजेक्ट से क्या होगा? तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपका इकोसिस्टम का जो हमारा जो बैलेंस है वो क्या होगा मेंटेन होगा ना। सो बेसिकली ये मेंटेन करेगा हमारे इकोसिस्टम को। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं ना जब यहाँ देखेंगे यहाँ सबसे पहले एक बार इसको देखिएगा तो और आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं यहाँ पे कि एक पिरामिड जो उसको कहा जाए इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का क्या है? ये आपको पिरामिड है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होते हैं यहाँ पर अलग अलग इसमें क्या होता है चेन होता है जिससे कि हमारा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो रहा होता है चल रहा होता है। ठीक है ना। ये क्या होता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये काम कर रहा होता है। अब इस पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसमें आप देखेंगे क्या है, जैसे इसमें लायन हो गया, ठीक है ना, इसमें आपको चीता हो गया, ठीक है, उसके अलावा डियर हो गए, ये सब का क्या अपना इंपॉर्टेंस है। सो दैट्स वाई हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें कहा जाता है कि हमारे इकोसिस्टम का जो चेन है, हाँ चेन है, उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी क्या है कि हमें इस पिरामिड को मेंटेन करना। वी हैव टू मेंटेन दिस पिरामिड टू मेंटेन दिस पिरामिड। ठीक है ना। अब इसको मेंटेन करने के लिए हमें जो जो इको या इन्वायरमेंट सिस्टम को जो मेंटेन करके रखेंगे, हमें उन जो भी पशु पक्षी हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे आप देखते हैं कि ईगल की संख्या कम होने लगी तो एक चिंता का विषय हो गया, है ना। गिद्धों की संख्या कम होने पे सो नाउ कि भाई इससे हमारा कहीं ना कहीं से इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ कि हमारा इकोसिस्टम जो है वो क्या होगा यहाँ पर मेंटेन होकर के रहेगा। तो प्रोजेक्ट चीता जो है बच्चों बेसिकली इसी संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं जिससे कि हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो क्या रहेगा हमारा मेंटेन रहेगा। और पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के को मेंटेन करने के लिए इस ये जो फूड चेन है इसको पूरा पूरा जो है बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि इसमें शेर भी रहे, बाघ भी रहे, चीता भी रहे, खरगोश रहे, आपको क्या कहते हैं हिरन रहे, इन सब की आवश्यकता है ना। तो इसीलिए प्रोजेक्ट चीता जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।